आप रिश्तों को सुधार रहे हैं और सबको बेहतर बना रहे हैं ताकि वो अपने रिश्ते को सुधार सके। एक रिश्ता क्या है, क्या मतलब है एक रिश्ते का? अगर बात करें मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट की तो वो सिर्फ आता है इंटीमेट। लेकिन आज रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया और लोगों की एक्सपेक्टेशन एक रिश्ते से बढ़ गई है। जब तक तू नहीं जाएगी मैं नहीं जा पाऊंगा, यू नो दैट। मर रहा हूं क्या मैं? जबकि वो एफर्ट खुद से नहीं डालना चाहते जो वो उस रिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? हम खुद तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते अपने रिश्ते में, हम खुद से तो काम करना नहीं चाहते अपने रिश्ते पे, मगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। रिलेशनशिप में चीट करते हैं। चीट का मतलब, जैसे मैंने आज शूज भी ना अलग अलग पहने, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ब्लैक है, एक ग्रे है। ओह वाओ, नाइस। ठीक है, मैंने 2 अलग अलग जूते पहने स्पेशली आज के लिए। वो इसलिए पहने हैं कि एक तरफ तो कोई और है रिश्ते में, उससे भी निभा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई और है, उससे भी निभा रहे हैं। अगर एक पल भी तुमने मुझसे प्यार किया है, राइट, सो दैट मीन्स अगर आपने एक सेकंड भी वो एनर्जी को फील किया है, सवाल ही नहीं उठता कि आप उस इंसान को धोखा दे जाओ। क्या सिंगल रहना अच्छा है? रिश्ता ही मत बनो। सिंगल, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक रिश्ते में जाना चाहते हो तो क्यों जाओगे कि 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए, ना कि 1 - 1 0 हो जाओ। एक रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। रितिका जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू विराट जी। पहला शो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था हमने। इट वाज यू कैन से सुपर हिट हुआ हमारा, एंड द कुछ भी शो रियली वांटेड कि आप एक बार दोबारा आएँ। द एंटायर टीम वाज वेरी हैप्पी, एंड द वे यू स्पोक एंड द वे यू एक्सप्लेन अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल, इट वाज फैंटास्टिक। सो वंस अगेन मैं आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू सो मच विराट। और आज हम आपसे बात करेंगे रिश्तों पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिश्ता बहुत ज़्यादा लोगों का बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, और पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स आ गए, मुझे तो बोलने भी नहीं आते, क्योंकि मैं तो उस जनरेशन का हूँ जिसे बोलने भी नहीं आते। तो हम रिश्तों पे बातचीत आपसे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में ऑडियंस को बताएं। दो आप लास्ट एपिसोड में बता चुके हैं, बस हमारे कुछ न्यू व्यूअर्स हैं जो ये सुनना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू। मैं रितिका वासुदेव हूँ और सन डेटिंग वेलनेस की फाउंडर हूँ और एक रिलेशनशिप कोच हूँ। और विराट जी, लास्ट टाइम तो ये चीज़ नहीं बताई, पर अभी बताती हूँ कि मैं इस जर्नी में आई कैसे। जी। तो मैं ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में थी। 18 साल मैंने काम किया ब्रांड्स के साथ, VLCC, रेवलॉन, सब की रोल्स पे मैंने काम किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने काम किया जी। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि काम करते करते, ब्यूटी इंडस्ट्री में विमेन है मेजॉरिटी, राइट, तो मैंने देखा कि मैं स्किल सेट पे तो काम कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएटर एक बन रहा है, और वो था माइंडसेट। तो समहाउ पीपल फाउंड मी अप्रोचेबल, दे कुड कन्फाइड इन मी, एंड समहाउ आई कुड हेल्प देम विद देयर लिमिटेशंस। तो वहाँ से मेरी ये एक, कह सकते हैं आपकी इनफॉर्मल एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई कोचिंग के लिए, रिलेशनशिप कोचिंग की। मैं अपने टीममेट्स को, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैंने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि मेरा जो कॉलिंग है वो रिलेशनशिप कॉलिंग में है, माइंडसेट और इमोशंस के ऊपर है। तो तब मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के मैं फुल टाइम जो है ट्रांजिशन कर लिया मैंने कोचिंग में, और अब सन डेटिंग वेलनेस के थ्रू हम इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे, 1-to-1 रिलेशनशिप कोचिंग प्रोग्राम्स हैं एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ये मेरी एक जर्नी रही है रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपका एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप कितने भी सक्सेसफुल हो लाइफ में, कहीं ना कहीं वो एक कमी रह जाती कि आप जब घर आएँ तो आप किसके साथ अपनी वो सक्सेस शेयर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आई थिंक वो जो एक चीज़ थी ना, मुझे लगा कि बाकी चीज़ें तो हम कभी भी पॉलिश कर सकते हैं, स्किल्स, एटीट्यूड, बट जो इमोशंस है ना हमारे, और हमारे बिलीव्स है, वो बड़ा ट्रिकी पार्ट है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक गॉड चोज मी फॉर दिस कि मैं अपना वो कॉर्पोरेट करियर छोड़ के आज यहाँ पर हूँ
सो आई एम हियर टू सर्व एंड दैट्स व्हाट आई तो डू। मैं आसान भाषा में अगर कहूँ तो आप रिश्तों को सुधार रहे हैं और सबको बेहतर बना रहे हैं ताकि वो अपने रिश्ते को सुधार सकें। जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिकॉज अगर रिश्ते हैं तो जैसे कहते हैं ना, हरियाली है खुशहाली, जी जी जी। तो खुशहाल रिश्ते हमारी लाइफ की हरियाली है। बंजर भूमि खत्म कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आपसे बातचीत जी। आज। रितिका जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक रिश्ता क्या है, क्या मतलब है एक रिश्ते का? ओके, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विराट जी, कि रिश्ता क्या है। जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि रिश्ते में हम अगर बात करें मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट की, तो वो सिर्फ आता है इंटीमेट, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो आता है पूरा का पूरा मदर फादर फैमिली से शुरू होता है। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आप उनको 100% टोटलिटी में देखेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान भाषा में अगर कहूँ, अगर आप कोई एक प्लांट लगाते हैं, कोई एक बीज लगाते हैं, जी तो आप उसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। एब्सोल्युटली। अगर आप उसको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को नहीं देते तो वो पौधा अच्छे से नहीं पनप सकता। तो रिश्ते भी वही हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी पहचान कहाँ से आप लेकर आए हैं, किस मिट्टी से आए हैं, क्या खुशबू आप अपने आसपास दे रहे हैं, वो आपके रिश्तों का एसेंस है। तो वो चीज़ जो है, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग, फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, फिर हम और जब आगे जाते हैं तो हमारे फिर जो रिलेशंस अलग अलग बने हुए हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं इंडिया में, तो वो सारे हमारे रिश्तों में आते हैं। तो अगर हम बात करें और समझें कि अब ये क्या है, तो आप देखिए आसपास, ये आप चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, ये आपको सब खूबसूरत लग रही हैं। जी, क्यों लग रही हैं? क्योंकि खूबसूरत है। खूबसूरत हैं, या इसलिए लग रही है कि सब एक दूसरे के अलाइनमेंट में है। एक दूसरे के अलाइनमेंट में भी। तो अलाइनमेंट में है तो वो खूबसूरती और बढ़ गई। जी बिल्कुल अगर सही मैं बात। यहाँ से इस पिक्चर को हटा के कहीं और लगा दूँ, वो एंगल उसका मैच ना कर रहा हो, सिमेट्री उसकी मैच ना कर रही हो, क्या उसकी खूबसूरती उतनी लगेगी बिल्कुल नहीं आपको? लगेगी, बिल्कुल वो नहीं। आपको आउट ऑफ लाइन लगेगा, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है। कुछ मिसिंग है। तो रिश्ते भी ऐसे ही हैं कि हम और हमारे आसपास के लोग कितने एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में हैं। जैसे ही वो अलाइनमेंट हमारा अलग हुआ, हमारे रिश्तों की जो है खटपट शुरू हो हुई। गई। मैं मतलब मैं इतना तो आप जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ रिश्तों में, लेकिन मुझे आजकल लगता है कि रिश्ते कहीं ना जीन्स की तरह हो गए हैं। पहले लोग पूरी जीन पहनते थे, फिर थोड़ी फटने लगी, फिर थोड़ी फटने लगी, फिर थोड़ी फटने लगी, अब इतनी फटने लग गई है, वो रिश्ते भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे जीन्स फटती जा रही है, पता नहीं कल को जीन्स कैसी होगी, मैं कह नहीं सकता आज, लेकिन वो रिश्तों का भी सेम हाल हो चुका। जी, इसीलिए मैं आपसे आगे पूछना चाहूँगा कि ये लास्ट लॉन्ग क्यों नहीं करते? रिश्ते हैं, बन जरूर जाते हैं 1 साल 6 महीने, मतलब ये तो शायद मैंने बहुत लंबा टाइम बता दिया है, 6 महीने या साल, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना, एंड ऑफ द स्टोरी नया रिश्ता, एंड ऑफ द स्टोरी तीसरा रिश्ता। क्यों? आपका जवाब आपके सवाल में ही है। जैसे आपने कहा कि जीन्स का आपने एग्जाम्पल दिया कि फैब्रिक कम होता जा रहा है, तो जब उसके अंदर, जीन्स के अंदर फैब्रिक कम रह गया है, पहले इतना फैब्रिक था, वो फैब्रिक क्या था? वो फैब्रिक था हमारी अटैचमेंट का, जी, हमारी जी, वैल्यूज का, बिल्कुल ठीक बात। हमारे एक दूसरे के लिए केयर एंड कंसर्न का। तो वो फैब्रिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब वो फैब्रिक कम हो गया तो क्या रह गया? एक आउटर, एक उसका फ्रेमवर्क ही तो रह गया, बस, और कुछ नाम रह गया रिश्ता है, बट उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है खत्म। वो तो खत्म। तो लास्ट लॉन्ग कैसे करेंगे? तो रितिका जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि आजकल रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक क्यों हो गए? मतलब टॉक्सिक, हमारे ज़माने में जब रिश्ता होता तो मुझे तो शायद ये शब्द भी नहीं पता था, लेकिन आज रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया और लोगों की एक्सपेक्टेशन एक रिश्ते से बढ़ गई है, जबकि वो एफर्ट खुद से नहीं डालना चाहते जो वो उस रिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? रिश्ते टॉक्सिक इसीलिए हो गए हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से कम और दूसरों से ज़्यादा हो गई है। हम खुद तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते अपने रिश्ते में, हम खुद से तो काम करना नहीं चाहते अपने रिश्ते पे, मगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ सामने वाले के लिए, उस पर मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया। True. तो वो जो बैलेंस है वो हमारा इक्वेशन में अब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमारा क्या रह गया है? लेना है, लेना है, मुझे सामने वाले से लेना है, मुझे देना क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि मेरे को सामने वाले ने मेरे मन मुताबिक बात करी तो ठीक है, नहीं करी तो मतलब कि ये मेरे लिए अब
टॉर्चर हो रहा है, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, क्योंकि एक एक करके वो बातें स्टैक होती जाएंगी, तो फिर एक लेवल आ जाएगा जहाँ पे लगेगा कि ये बहुत ही टॉक्सिक हो गया है। एक तो ये कारण है। दूसरा, किसी का मेंटल नेचर ही मतलब बहुत ही अब्यूजिव हो सकता है। शायद वो उसके बिलीफ में उसको मालूम ही नहीं है, उसको कभी सिखाया ही नहीं गया, या उसने अपने आसपास वो रोल मॉडल्स ही नहीं देखे जहाँ पर एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट हो। तो जब आप सेफ एनवायरनमेंट में नहीं रहते, आपका आप जब ग्रो करते हैं, आप जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, आप पहले के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखते हैं। लाइक एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन होती है। एक बच्चा इतना बोल नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका जो माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है, वो स्पंज हर चीज़ को लेता जा रहा है। तो अब उसको मालूम नहीं है कि मैंने क्या इसमें से लेना है और क्या मुझे इसमें से छोड़ना है। तो जब वो खुद डिसीजन मेकिंग स्पेस में आता है, अब उसको रोल मॉडल नहीं पता, तो वो जो है ये कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, बेस्ट मुझे क्या मिल सकता है। तो वहाँ पर भी टॉक्सिसिटी आती है रिलेशनशिप के अंदर। तो इसको कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और एक रिलेशनशिप को कैसे स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं? देखो, एक रिलेशनशिप को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हम ये मानकर चलें कि दोनों का 100% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर मेरा भी 100% है, मेरे पार्टनर का भी 100% है, यानी कि 200%। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर नहीं दे पाता 50% या 100% रिलेशनशिप में, तो उस स्टेज पे दूसरे को क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि हम नहीं दे पाते, या हमारा माइंड किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड होता है, या कोई ट्रेजेडी हो गई होती है, या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे हम इस चीज़ को ठीक करेंगे? तो देखिए, फिर अल्टीमेटली हमें क्या लेकर उसको 100 पे लेके आना है। तो किसी दिन सामने वाला जो है 20% पे है, तो इधर वाले पार्टनर को 80% देना पड़ेगा। कभी आप 40% पे हो तो सामने वाले को 60% एफर्ट करना पड़ेगा टू मेक इट 100%। तो ये जो हमारा बैलेंस है ना, इक्विलिब्रियम, ये ऊपर नीचे होता रहता है टू ब्रिंग इट टू 100। तो अब ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आप कह सकते हैं, मैच्योरिटी की बात कर सकते हैं कि दोनों पार्टनर्स इस बात को कितना समझते हैं कि आज सामने वाले का जो एफर्ट है, यानी कि उसके जो एक्शंस है, या उसने जो मुझसे बातें कही, या उसका जो मेंटल स्टेट है, वो आज थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, आज उसने मुझे इतना अटेंशन नहीं दिया, आज उसने मेरी किसी बात पे अच्छे से जवाब नहीं दिया, तो मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना है, मुझे उस बात को वही संभाल लेना है, रादर कि मुझे उस बात को पकड़ के और अब उसके ऊपर उससे और मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने की बजाय, तो आप क्या कर रहे हो कि सामने वाले की एनर्जी जो ऑलरेडी आज 40 पे है, आप उसको और डिप्लीट कर रहे हो। तो और डिप्लीट होने से क्या हो रहा है, आपका एफर्ट भी वहाँ पे ड्रेन हो रहा है, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, इधर से 40% वाले की भी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तो इक्वेशन 100 पे तो रही नहीं ना, तो 100 से तो कम हो गई। तो हर कोई चाहता है रिश्ते में कि 1 और 1 11 बने, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 - 1 0। तो 0 पे जब आओगे तो कैसे रिश्ते चलेंगे? इसीलिए रिश्तों में आज इतनी वो है जी। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मुझे ध्यान आया अभी भी, रिश्ते जो ख़राब हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी जेंडर के लिए बायस्ड हूँ या मेल या फीमेल की, बट रेशो किसका ज़्यादा और किसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं? मतलब इसमें मेल का ज़्यादा रोल है या फीमेल का ज़्यादा रोल है? इसमें ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि किसका ज़्यादा रोल है। जी। अगर हम बात करें अपने कल्चर की, सोसाइटी की, तो इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, तो मेल डोमिनेंस ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें घरों के अंदर, तो घरों के अंदर एक स्टेज पे आके फीमेल का रोल ज़्यादा हो जाता है। और वो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आपने एक वुमेन की, अगर मैं जर्नी की बात करूँ कि 25 साल में अगर उसने शादी करी, उससे पहले वो फ्री है पेरेंट्स के घर में, फिर भी आप ज़बरदस्ती करके अपने मन की बातें मनवा लेते हो। फिर जब आप शादी करके आते हो, उस टाइम पे जो डोमिनेंस है वो इन लॉज की रहती है, हस्बैंड की रहती है, या मदर इन लॉ की ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर अगले 25 साल यानी कि 50 साल तक आपकी ज़िंदगी ऐसे ही निकलती है। उसके बाद जब बच्चे आपके बड़े हो गए, आप फिर उस स्टेज में आते हो कि भाई अब मेरी मेजर लाइफ तो हो गई पूरी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है लाइफ में। तो वहाँ पे जाके आप थोड़े से अपने लिए डिसीजंस लेना शुरू करते हो, क्योंकि तब तक जो है आपके इन लॉज भी थोड़े सेटल डाउन हो जाते हैं एज में, राइट। तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो घरों में मे बी उस टाइम पे फीमेल्स का ज़्यादा होता है, और वैसे बात करूँ ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में तो मेल्स का रोल ज़्यादा होता है।
तो ये अब अगेन डिपेंड करेगा फैमिली टू फैमिली, और आप किस सोसाइटी में हैं, किस आप एरिया में हैं, कैसे हैं, वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा उसको। मतलब आपने कोई मतलब सीधा जवाब नहीं दिया मुझे कि किसका रोल ज़्यादा होता है कि एक रिश्ता ना चले, तो मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम इट सोसाइटी, डिपेंड्स। देखो फ्रॉम अ मैंने पर्सन बोला टू कि पर्सन। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वो हमारी मेल डोमिनेटेड है। जी जी वो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये बात नहीं पता या किसी को नहीं पता, ये नहीं, बात सबको पता है सबको कि मेल पता। डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, ठीक है। डिसीजंस वहां पे चलेंगे, लेकिन घरों के अंदर आके जब आप एक मैरिज में आ जाते हैं तो वहां पे किसकी चलती है? इन लॉज की। किसकी चलती है? मदर इन लॉ की उस टाइम पे चल रही होती है, बिकॉज उसकी भी लाइफ ऐसे निकली है जहां पे आज से जो पहले की हम बात करें 50 साल पहले, वो भी सप्रेशन में रही हैं। जी अब उसे लगता है अब मैं किसको करूं, तो बच्चों को मैं डोमिनेट नहीं कर पाई, हस्बैंड को मैं नहीं कर पाई, अब एक बहू आई है तो चलो अब मैं इससे करूं। इसी पे कर लूँ, है? हाँ, अब चीजें चेंज हो रही हैं, बट अभी जो पहले की थी, तो मतलब दोनों का मिक्स्ड रोल है। Mixed role हम जेंडर वाइज अगर हम किसी को करें तो वो कहना मुझे लगता है कि मतलब सही नहीं होगा। सही नहीं होगा बिल्कुल जेंडर ठीक वाइज बात है। कहना। ठीक है, एक तो हमें मालूम ही है कि कल्चर वाइज कैसे है, लेकिन एक है कि घरों में भी देखें तो पेरेंट्स भी, इन लॉज भी काफी मतलब फीमेल्स भी रोकती हैं, और अगर फीमेल्स भी रोकती हैं तो उनका भी एक कंसर्न होता है, मे बी एक सेफ्टी को लेके। मदर्स का रोल होता है, मतलब एक कंसर्न होता है अपनी बेटी को लेके, क्योंकि सेफ्टी उसको चाहिए। तो दोनों तरह की डोमिनेंस है, लेकिन दोनों के डोमिनेंस का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग है। मदर्स की जो डोमिनेंस होगी वो थोड़ी इमोशनल होगी, फादर्स की जो होगी या मेल्स की होगी वो आपकी थोड़ी डिसीजन मेकिंग को लेके ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि किसका है, किसका है? बट जनरल जो परसेप्शन है वो ये है कि मेल्स Males डोमिनेंट सोसाइटी है। रितिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे कि जैसे रिश्ते में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, इतना इशू क्यों है, इतना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्यों है? पहले व्हाट्सअप नहीं था, पहले और चैटिंग ऐप्स नहीं थी, कन्फ्यूजन कम था। अब व्हाट्सअप या और ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई, हम लिखते कुछ है, सामने वाला पढ़ता कुछ है, मतलब कुछ निकालता है, वापस कुछ आता है, और उसका रेसिप्रोकल कुछ और ही होता है। तो जी। कैसे इस कन्फ्यूजन को या इस इशू को दूर किया जा सकता है, और इतना कन्फ्यूजन हो क्यों रहा है? घरों में भी हम देख रहे हैं कि बात करने के लिए दो बंदे बैठे हैं, लेकिन वो वहां से व्हाट्सअप कर रहा है, वो वहां से व्हाट्सअप कर रहा है। ये नहीं कि आपस में बैठ के बात कर ले, ऐसा क्यों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और आई थिंक ये घर घर का ये रूम में scene है। बैठे हैं 4 लोग, 2 इस रूम में 2 इस रूम में, लेकिन व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, सामने बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब सामने जाएंगे आपको एक एफर्ट लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपनी जगह से, सामने वाले को फेस करना पड़ेगा, उसके मूड्स क्या हैं, उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, राइट। आपको वो जाके उसकी पूरी एनर्जी को आपने वो देखना है, फेस करना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस बात से कंसर्न करें कि मुझे क्या चाहिए, मैंने अपना टेक्स्ट कर दिया, अब सामने वाले को चाहिए होगा तो बता देगा, नहीं चाहिए होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो वो एक चीज़ होगी। कंफर्ट इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अब सामने वाले से, अदर देन द इंटीमेट पार्टनर, आप किसी को सामने से जाके बात ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है बस टेक्स्ट कर दो, मेरा काम तो हो गया, मैंने अपनी बात पूरी लेकिन कर दी। टेक्स्ट से बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल कुछ confusion कुछ अलग ही मतलब निकलता है कई बार टेक्स्ट पढ़ के। मैंने खुद इस चीज को महसूस किया पर्सनली कि कोई टेक्स्ट मुझे आए या मैंने किसी को किया है, उसका कुछ अलग ही मतलब निकलता है। तो उससे बेटर है बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो पूरा फोकस है वो आपके काम में लगा हुआ है, आपको एक टेक्स्ट आता है, ठीक है, आपके मे बी बच्चे का टेक्स्ट आता है या आपकी वाइफ का टेक्स्ट आता है। अब आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं और आप उतना उसको ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे ये काम, ईमेल जो है ये फटाफट ख़त्म करनी है, मैं ये प्रपोजल बना रहा हूँ, मुझे अभी इसको ख़त्म करना है, आपका फोकस वहाँ पे है। तो मे बी आप उसको बस थोड़ा सा देखोगे और कुछ भी रैंडम, हाँ ना, अच्छा देखते हैं, कुछ भी ऐसा एक न्यूट्रल आप एक टेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन सामने वाला इंसान है, मान लीजिए आपकी वाइफ है, उसने बहुत अच्छा खाना बना के रखा है और आपको उसने मैसेज किया कि आज मैंने आपका फेवरेट खाना बना के रखा है, तो आज आप डिनर हम घर पे करेंगे, जल्दी आना आप, ठीक है। तो वो एक अपने माइंडसेट में है, ठीक है, उसने अपनी एक फीलिंग्स बना ली कि आज मैंने फेवरेट खाना बनाया है, घर आएंगे और ये कॉन्वर्जेशन होगा, मैं ऐसा सेटअप लगाऊंगी, टेबल ऐसे ले करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ठीक है। अब आपका वहां से जवाब क्या आता है, अच्छा देखते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब वो जो उसकी इमोशनल एक वैलिडेशन थी कि आप बोले अरे वाह, तुमने तो मेरा फेवरेट खाना बनाया है, आज तो बहुत दिन बाद बनाया है, मजा आ गया। बट आपका फोकस इतना ज्यादा वहां पर है कि आपने उनकी उस
आपने वो खाने को या उनके मैसेज को नहीं किया, आपने उनको इमोशनली वैलिडेट नहीं किया वहाँ पे। तो जब आपने वो नहीं किया तो सेम मैसेज वो मतलब एक सिंपल मैसेज होते हुए भी वो एक ट्रिगर हो गया, उनके लिए ट्रिगर हो गया वो। जो एक चीज बहुत बढ़िया थी वो एक ऑपोजिट करेक्ट। तरफ अब आप चली घर गई। आएंगे, घर आके आपने बोला अरे वाह अच्छा तुमने कुछ मैसेज तो किया था मैं देख नहीं पाया, ये वो कुछ भी है, बट तब तक उनका जो इमोशनल ट्रिगर है वो मीटर ऑन हो चुका है। ठीक बात है। और इसको हम कैसे स्ट्रॉन्गर और बना सकते हैं रिश्ते को, इस कंफ्यूजन को मिटा के और स्ट्रॉन्गर? उसको हमें सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी मैसेज देखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें ट्रिगर्स कहाँ से होते हैं, हमारे सेंसेस से होते हैं, हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, क्या पढ़ा, राइट? और वो मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके साथ कितना रेजोनेट हो रहा है, वो उसके ऊपर बेस्ड मेरा एक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी जवाब देने से पहले हम 1 सेकंड के लिए पॉज करें कि 1 मिनट दोबारा पढ़ें। अगर आपने मैसेज किया है, ओके ग्रेट, ठीक है, बढ़िया, तो सामने वाला देखे कि चलो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, बढ़िया, अभी वो बिजी होंगे, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशनल उसमें आ गए, राइट, अपने स्टेट में आ गए कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी, 2 घंटे लगा के मैंने ये बनाया और एक इंसान क्या 1 वर्ड का जवाब दे रहा है, ठीक है, अच्छा आता हूँ घर, अच्छा ठीक है, ओके, मतलब ऐसे वर्ड्स आपने करे। तो इसलिए अब सामने वाला सोचे कि ठीक है मैंने मेहनत करी, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग देयर, कोई बात नहीं, उन्होंने मैसेज मतलब एटलीस्ट देखा, एक्नॉलेज किया, लेट हिम कम बैक, देन वी कैन हैव दैट कॉन्वर्जेशन, यू नो। तो सामने वाले को ये चाहिए कि जब भी वो कुछ भी बोलने से पहले 1 सेकंड पहले पॉज करे, फिर देखे कि एक्चुअली मैसेज किया। और आप कितनी बार आपने नोटिस किया होगा विराट, अगर आप अपने मैसेज को कुछ देर के बाद दोबारा पढ़ें तो आपको लगेगा कि यार इसका कॉन्टेक्स्ट तो ये था ही नहीं, मैंने तो ये बात कह दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हम उस टाइम जब जवाब दे रहे हैं तो हम एक दूसरे मेंटल स्टेट पे हैं, हम उस टेक्स्ट के लिए तो हमने दिया ही नहीं जवाब। वो हमारी भाषा में कहते हैं ना, एकदम वो मैसेज भोकाल मचा देता है। जी बिल्कुल जी। एकदम भोकाल सा मच जाता है और फिर बाद में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये हमने क्या कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि एक स्टिमुलस होता है बिटवीन यू, लाइक एक आपका सांस अंदर जाता है, एक सांस बाहर आता है, बीच में एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं ना न्यूट्रल स्पेस। तो जब भी हमने वो मैसेज पढ़ा, एकदम से अपने सेंसेस को इतना नहीं कर दी, ये लिखा अच्छा अभी मैं बताती हूँ, मैं 4 बातें और लिख कर भेजती हूँ, राइट? वो नहीं करना जो हम करते हैं। तो वो अपने माइंड को हमें ट्रेन करना है धीरे धीरे कि हम इतने ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं। और ट्रिगर्ड भी हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे आसपास ही सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है। टीवी लगाओ, वहाँ पे न्यूज़ वैसी चल रही है, वहाँ बाहर पड़ोसी को सुनो, वो आपस में लड़ रहे हैं, कहीं जाओ तो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वैसी ही वाइब दे रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी वाइब को खुद मेंटेन करें, तोल मोल के बोले रिश्ते में। ठीक है रितिका जी, कुछ लोग रिलेशनशिप में चीट करते हैं। चीट का मतलब, जैसे मैंने आज शूज भी ना अलग अलग पहने, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ब्लैक है, ग्रे है। ओह वाओ नाइस। ठीक है, इन्होंने 2 अलग अलग जूते पहने हैं स्पेशली आज के लिए। वो इसलिए पहने हैं कि एक तरफ तो कोई और है रिश्ते में, उससे भी निभा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई और है, उससे भी निभा रहे हैं। क्यों चीटिंग की जरूरत है रिश्ते में? नॉर्मल रिश्ता आपने आज शूज अलग अलग क्यों पहने, क्या सोच यही बताने के लिए कि ऐसी चीटिंग क्यों हो रही है और आपसे पूछने के लिए। ओके मैंने कहा इससे हो सकता है मेरे व्यूअर्स को ज्यादा समझ में आए। ओके इंटरेस्टिंग। ओके देखो, देखने वाले में तो अब बहुत इसको अच्छा लग रहा देखने है। अच्छा भी लग रहा है, इसके अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको ये समझाती जी, हूँ। आपने जी, बोला जी। चीटिंग क्यों होती है जी। अब एक तो देखने में अच्छा लग रहा है, अरे यार क्या बात है, एक मतलब यू नो वैरायटी, स्पाइस ऑफ द लाइफ, स्पाइस ऑफ द यू नो, एक ग्रे है एक ब्लैक है, यानी कि फ्रीडम है। बिल्कुल। मतलब इस बंदे को कुछ लेना देना नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं ये तो अपनी कर रहा है, बिंदास। बिंदास, बिल्कुल बिंदास। तो इसने अलग अलग पहन लिया, ये जी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहेंगे, ये अपनी कर रहा है, ठीक है। एक परसेप्शन ये हो गया। एक होगा कैसा अजीब आदमी है, क्या पहना है ये, इसे नहीं पता घर से बाहर निकलना है, घर वालों ने बोला नहीं क्या पहन के जा रहे हो, सही बात ठीक है। एक आपका परसेप्शन वो हो गया। जी। और एक बोलेगा भाई उसकी मर्जी, उसको उसकी जो पहनना है वो करे, तुम्हें क्या, सही बात है। पहन के उसने जाना है, लोग उसको देख रहे हैं, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। अब आपके साथ क्या अलाइन होगा वो आपका पर्सपेक्टिव है। तो आपकी रियलिटी क्या है, आपने क्या सोच के पहना, राइट, दैट इज नंबर 1। तो अब आप जब चीटिंग की बात से इसको आप रिलेट कर रहे हैं
तो सबसे बड़ी बात कि आपने 2 अलग अलग कलर्स पहने, इसका मतलब आइदर ब्लैक कलर इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ और दैट ग्रे कलर इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। ट्रू। अब वो आपके पास नहीं है वो कलर, तो वो कलर लेने के लिए राइट वो डायमेंशन वो डेप्थ अपने रिलेशन में ऐड करने के लिए आपने एक दूसरे कलर का शू पहन लिया। ठीक है ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर इंटरनल थिंग कि मैंने क्यों पहना। जी। ठीक है, तो आपने अपनी किसी एक नीड को पूरा करने के लिए आपने ये एक्शन लिया। जी ठीक है, ठीक है। अब ये एक्शन अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एक पर्सपेक्टिव जो एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव हो जाता है, राइट, या एक मॉरल पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन आपकी पहनने की नीड क्या थी वो तो सामने वाले को नहीं मालूम। पता। ठीक है, तो एक चीज तो वो हो गई, बट अल्टीमेटली ऐसा आप कितने दिन तक करेंगे, कितनी बार आप इस तरह के शूज पहन के जाएंगे? ये भी बहुत है। अल्टीमेटली आप दोनों में से चूज करोगे कि या तो मुझे दोनों ग्रे पहन के जाने हैं या मुझे दोनों ब्लैक पहन के जाने हैं। आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, यू नो। और वो कब होगा? जब आइदर आपकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यार मुझे एक चूज करना है, बार बार कोई हंस रहा है मेरे ऊपर, कोई मुझे कुछ कह रहा है, उनकी भी परवाह छोड़ दो आप, बट अल्टीमेटली यू विल बी लाइक व्हाट डू आई वांट, what is it that black is bringing into my life that gray is not, or what is gray adding that black cannot, or what is it that what I am looking from both that I can add and I can wear a color which has the elements of both, right? तो ये समझने की बात है कि वो क्या चीज मिसिंग फैक्टर है। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ इसीलिए किया है कि मुझे अटेंशन मिले लोगों का, कि लोग मुझे नोटिस करें कि भाई ये विराट नाम का इंसान भी है, राइट, और आपके पास कोई ऐसे काम नहीं है जहां से लोग आपको नोटिस करें कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग आपको नोटिस करें कि आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, कि जैसे हम रतन टाटा को कहते हैं कि वाह क्या इंसान है, कितने काम करें, या किसी की भी बात करें, कोई ऐसा काम जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। अब ऐसा काम तो है नहीं आपके पास जो लोग याद करें। नहीं, वैसे मैं करता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मेटाफर ऑफ कोर्स आप करते हैं। ये आपका पॉडकास्ट ही बहुत आई थिंक लोगों को एनलाइटन कर रहा है। सो अब आप क्यों कर रहे हैं? तो आपको लगेगा कि मुझे अटेंशन चाहिए तो मैं अब क्या करूं, राइट? तो दिस इज द इजीएस्ट वे, तो मैं ये कर लेता हूं। लेकिन रितिका जी, अब जैसे मैंने तो सिर्फ 2 ही शूज की बात करी ना, मेरे पे 5 पैर हैं, मैं 5 जूते पहन सकता हूँ, 2 ही थे 2। लेकिन लोगों के पास रिश्ते में 10-10 रिश्ते हैं, एक साथ चला रहे हैं, दिन के हिसाब से रिलेशनशिप बदल रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है? एक ही रिश्ते में रहो ना भैया। जितना ज़्यादा आपको मसालेदार चीज़ चाहिए आप उतना ही स्पाइस ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये जिंदगी तो नर्क बन जाएगी एक दिन। बिल्कुल बन जाएगी, नर्क बन जाएगी। अब आप जब ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने के बाद तबीयत खराब हो गई, ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या कहता है? उबला हुआ खाना खाओ, उबला हुआ खाना खाओ। सही बात है। सो द पॉइंट इज कि आप जितना, अगर हम देखो इसको ऐसे देखो कि आप ये कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे वाह लोग कह रहे हैं क्या कूल इंसान है ये, 10-10 रिश्ते संभाल सकता है, हमसे तो एक ही नहीं संभलता, राइट? ये तो 10-10 रिश्ते कैसे संभाल रहे हैं, राइट? और ऑप्शंस भी बहुत हो गई हैं, तो लोग ठीक है कर रहे हैं। लेकिन आप देखो उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पे है, क्वालिटी ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस वो कहाँ पे है? जीरो हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। क्योंकि आपके पास अगर एक चीज अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो आप जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस, कई बार वो कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो आप इग्नोरेंस में जो काम कर रहे हो करते जा रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको वो अवेयरनेस आई, आपने सब छोड़ दिया, राइट? तो व्हाट वाज दैट? तो जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये चीजें चलती है। और जब हमें लगता है कि हम एक स्टेज पे पहुंच गए जहां पर हमें हमारा लाइफ का पर्पस क्लियर हो गया, उस दिन मुझे लगेगा यार मैंने तो कितना टाइम वेस्ट कर दिया लाइफ में, ये मैं क्या कर रहा था? अपना ही नहीं, जिनके साथ रिश्ता बनाया बिना मतलब के बनाया, अपने किसी पार्टनर को चीट किया, उस दिन भी ये लगेगा कि उनके साथ क्या किया। वो एक अलग चीज है, वो भी एक चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिविएट करेंगे मे बी, बट आई वांट टू ऐड दिस हियर कि रिश्ता हम किसी के भी साथ बना रहे हैं ना, तो जैसे मैंने बोला था कि रिश्ते हमेशा कार्मिक होते हैं। अगर आपके पास कोई 1 मिनट के लिए भी आपके पास एक इंसान ने आके हेलो बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डेस्टिन्ड था, प्री डेस्टिन्ड था। कोई भी आपको आके
हेलो नहीं बोलेगा। बट द पॉइंट इज वो क्यों आपके लाइफ में हेलो बोलने के लिए आपके पास आया, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कुछ कनेक्शन होगा, चाहे उससे वो 1 मिनट का हो, 1 दिन का हो, 10 दिन का हो या 10 लाइफ टाइम्स का हो। बट आपको क्यों साथ में इस बार रखा गया है कि अब आप उससे हेलो कैसे बोलते हो, हेलो, हेलो, हाय, अब आपने कैसे उसको बोला, वो आपका रिलेशन जो है उसको बैलेंस करेगा कि लास्ट टाइम उसने हेलो कैसे बोला था, क्यों वो दोबारा आपके सामने आया। तो कुछ ना कुछ रहता होगा। तो अब भगवान ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी कि अब आपने इस टाइम पे क्या चूज किया, बिकॉज फ्री विल भी तो है हमारे पास। तो फ्री विल से मैंने आज इस इंसान के लिए क्या चूज किया। तो जब आप इस तरह के रिश्तों में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो कार्मिक बैलेंस पूरा करने के लिए आपके साथ वो लोग आए, ठीक है। शादी तो एक से होगी, ठीक है। अब आप खुद चूज कर रहे हो, राइट। या तो मैंने बोला कर्मा क्रिएट कर रहे हो, या आपका कोई कर्मा है जो आप पूरा कर रहे हो। तो आपको वो बैलेंस करना है कि लास्ट टाइम मैंने इसके साथ ये इमोशनल एक एंटेंगलमेंट था, इस टाइम में इसको कैसे रिलीज कर सकता हूं ताकि हम दोनों इवॉल्व करें अपने लाइफ में। अगर हम दोनों फिर इमोशनली उस मेस में चले गए तो फिर अगेन अनदर लाइफ टाइम। तो हमें इसको यहाँ पर इस मोमेंट में कैसे इसको रिजॉल्व करना है, कैसे हमने इवॉल्व करना है, वो हमारे लाइफ का पर्पस है। और जिस दिन हमें वो मिल गया, हमें लगेगा कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, या मुझे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी। तो जब तक आपका वो स्विच माइंड का वो फ्लिप नहीं हो जाता वहां पे, तब तक ही ये चीजें चलती हैं। आप कितने भी फेमस लोगों के ऑटोबायोग्राफीज उठा लीजिए, कितने भी लोगों के आप लाइफ लेसन्स आप पढ़ लीजिए, आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जब दिखेगी तो हमेशा ऐसे ही दिखेगी कि कुछ चीजें वो इतनी ज्यादा कर रहे थे। लाइक आपने सुना होगा कि एक बंदा दिन रात इतना ज्यादा ड्रग्स में है या अल्कोहलिक है और नेक्स्ट डे वो साधु बन गया। वाल्मीकि मर्डर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और कहते हैं मैं नहीं मानता किसी भगवान को, राम राम मैं नहीं कहता, मैं मरा 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 बोलूंगा। मरा मरा करते भी ही स्टार्टेड सेइंग राम, एंड उन्होंने वाल्मीकि ने क्या लिखा है, राइट। तो वो बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ सोल। तो जब तक हम वहां पे नहीं जाते, 1 लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम, 10 लोग, 20 लोग, कितने भी आने हैं वो आएंगे। और हम बुला रहे हैं फ्री विल से, आइए क्योंकि आसपास को हम देख रहे हैं। सही बात, तो आइए। वो कहते हैं ना, पास की चकाचौंध देख के तो हमारा भी मन करता है चलो क्या फर्क पड़ता है वाली बात है। तो रितिका जी, आगे आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, मतलब ये वाला सवाल तो खैर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। लोग एक रिश्ते के अंदर फॉल्स प्रोमिसेस यानी झूठे वादे करते हैं जस्ट फॉर 1 नाइट स्टैंड। क्यों? 1 नाइट स्टैंड करना है तो वैसे ही कर लो, फिर किसी की लाइफ या किसी से झूठ क्यों बोलना, या किसी की लाइफ को खराब क्यों करना? उस बंदे ने आपके साथ कितनी उम्मीद बांधी होगी, अगर उसने आपको अपने आप को पूरा समर्पित किया है हर तरफ से, यही नहीं कह रहा हूँ मन से तन से भी, तो उस बंदे की उस उम्मीद को क्यों तोड़ना और क्यों ऐसा झूठा प्रॉमिस करना? बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका विराट जी, कि क्यों ऐसा करना। ओके, एक बंदे ने आपने बोला कि पूरा समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, 100% कर दिया, दिल दिमाग तन मन धन सब कुछ, ठीक है। पर सामने वाले ने तो नहीं किया, उसको आपकी समर्पण से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ प्लेजर चाहिए, और उसको वो प्लेजर चाहिए। अब सामने वाला, एक बात बताइए, अगर आप कोई चीज़ आप तभी लेंगे जब आपको पसंद आएगी, ठीक है, मगर वो तो हो गई चीज़ें कि पसंद आई हमने ले ली, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, राइट। तो जब तक आप मेरे इमोशंस को दस्तक नहीं दोगे तो मैं कैसे कहूँगी सामने वाले से एक रिलेशन बनाने के लिए, राइट। एंड जो फीमेल्स हैं उनका जो माइंड ऑपरेट करता है वो इमोशंस के ऊपर करता है बहुत ज्यादा, राइट। तो जब तक आप एक फीमेल को इमोशनली सेफ फील नहीं करवाएंगे, शी विल नॉट सरेंडर, शी विल नॉट कमिट। एब्सोल्युटली, बट फॉर मेल्स उनको इमोशंस नहीं चाहिए, दे आर एक्शन ओरिएंटेड, राइट। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो एक्शन ओरिएंटेड है, फीमेल जो है वो नर्चरर है, क्रिएटिव है, राइट। तो उस एनर्जी को आपने अब किसी के साथ, अब एक इंसान ने आपको जो कमिट किया है तो वो आपको पूरा कमिट कर रहा है, बिकॉज वो कोई भी
जिसे कहते हैं ना फॉल्स होप, फॉल्स प्रॉमिस, कोई भी अपने बारे में कोई नकाब नहीं रख रहा, आपके सामने जैसा है वैसा आ रहा है, लेकिन आपको तो वो लॉन्ग टर्म चाहिए नहीं ना। तो फिर लेकिन बट ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है कि किसी से झूठा वादा कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अ फिजिकल इंटीमेसी विद दैट पर्सन और हैविंग अ वन नाइट स्टैंड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट्स रॉन्ग, But this is एब्सोल्युटली. happening. This is happening, and it is. I would not say that only some people are doing it. Most of the people are doing it. Why? For the same reason, because they are getting something out of it. So to get something out of that, the other person, see, you will pay a price to get something, right? So what is the price? You are paying that price with your own consciousness. आप उसको कम करते जा रहे हो only to get the surface level pleasure, only to get that first level, जो मैंने कहा था कि first level of pleasure, बस वही. आप उससे डेप्थ में तो गए नहीं ना. अगर आप किसी के साथ एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक मिनट भी आप, ये बॉलीवुड का बहुत फेमस डायलॉग भी है, अगर एक पल भी तुमने मुझसे प्यार किया है, राइट, सो दैट मीन्स अगर आपने एक सेकंड भी वो एनर्जी को फील किया है, सवाल ही नहीं उठता कि आप उस इंसान को धोखा दे जाओ. सही बात. बट द पॉइंट इज कि आपने वो उतनी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कनेक्ट ही नहीं किया. आपकी एनर्जी जो है वो सिर्फ इस टाइम कहाँ है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आज क्या मिल सकता है, मैं अपने आप के लिए आज क्या कर सकता हूँ. मुझे ये इसको अगर मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे लिए चांद तारे लाऊंगा और ये मेरे लिए कहेगी ठीक है मैं सरेंडर करती हूँ, बिकॉज उसके लिए तो आप आइडियल बन गए ना उस मोमेंट में. आप उसको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी दे रहे हो उस मोमेंट में, आप उसको एक फिजिकली सेफ फील करवा रहे हो अपने प्रेजेंस में, तो शी विल कमिट. बट बाद में देखेंगे ना, उस मोमेंट में तो वो चीज़ हुई ना, लेकिन बाद में फिर वो रिश्ता ऐसे बिखरने लगता है, ख़राब होने लगता है और इतनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. फिर या तो वो मे बी गर्ल है या बॉय है, जो भी है, उसको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया. वो मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ते जाता है कि कई लोग उसके चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं. या कई लोग ऐसे एक्शंस भी ले लेते हैं जो नहीं सही है. सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो. और ये बहुत और इंसान को इंसान से नहीं खेलना चाहिए, मुझे नहीं लगता. मतलब प्रैक्टिकल किसी भी ग्राउंड्स में आप किसी के इमोशन से मत खेलो कभी भी. ये तो एक मॉरल वैल्यू वाली बात हो गई ना कि ये नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं, 100%. बट इज इट हैपनिंग दैट वे? नो, इट इज नॉट. इट इज नॉट. सॉरी, क्योंकि हमने तो वैल्यूज की भाषा ही आजकल चेंज कर दी है ना. हमने पहले हमारे लिए प्यार क्या होता है, 100% सरेंडर. अब वो प्यार आप इंसान से करो, वो प्यार आप भगवान से करो, वो प्यार आप अपने कुत्ते से करो, आप क्या कर रहे हो, 100% सरेंडर, राइट. व्हेन अ डॉग इज लविंग यू बैक, तो वो आप कहते हैं ना कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता. आप कितना मारो, कितना कुछ करो, फिर आपको वहीं मिलेगा, आपके घर के आगे वहीं बैठा हुआ आपको मिलेगा. आप जब शाम को आएंगे वो फिर वो आपके आगे पीछे घूमेगा कि आ गए आप, राइट. सो द पॉइंट इज कि वो अनकंडीशनल है. उसकी जो इमोशंस हैं, उसके जो एक समर्पण है, वो अनकंडीशनल है. बट हम इंसानों का इतना ज़्यादा फिल्टर हो चुका है, मैं फिल्टर लिटरली वर्ड बोल रही हूँ, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं अपने ऊपर, उतना रिश्ते भी फिल्टर हो चुके हैं कि हम इतना ज़्यादा डरते हैं अपने आप से, अपने आप को ही नहीं फेस कर पाते, कि हम हमेशा लगे रहते हैं कि अपना बेस्ट कैसे दिखाएं सामने वाले को. हमने खुद को ही कभी फेस नहीं किया, तो जब खुद को ही नहीं किया तो मैं सामने वाले को क्या अपना बेस्ट दिखाऊंगी. मुझे खुद मेरे अंदर कितना कुछ चल रहा है, कितने डर हैं, कितने मेरे अंदर मतलब जिसे कहते हैं डार्क कॉर्नर हमारे अपने ही अंदर है, खुद को ही मैंने एड्रेस नहीं किया, तो मैं किसी को क्या बोलूंगी. ठीक बात है, क्योंकि रिश्ते का नाम देना है, मांगना थोड़ी ना. अगर आप दे नहीं सकते तो आप मांग क्यों रहे हो उस रिश्ते में से. सी, अगर रिश्ता 100% अनकंडीशनल है तो ही वो एक रिश्ता है, सर्वाइव करेगा. सर्वाइव नहीं करेगा, थ्राइव करेगा. सर्वाइव इज नॉट द राइट वर्ड. सर्वाइव तो वो कर रहे हैं जिसको आजकल हम जेन जी वाले रिश्ते, जैसे जेन जी की डेफिनेशंस आ गई हैं. मतलब इतनी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग है वो डेफिनेशन. हर रोज मैं उठती हूँ और एक नया वर्ड आया होता है. मैं पूछूंगा आपसे आगे, अभी बहुत सारे वर्ड मैं लिख के लाया हूँ आज. ओके, चलिए आपसे आगे बातचीत करते हैं. एक रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि उसमें आप
क्या कर रहे हैं, एक समर्पण की भावना है। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि एक इंसान आपको 100% कमिट कर रहा है तन मन धन से, राइट, सिर्फ किस लिए, वन नाइट स्टैंड। जी। तो वहां पर इंटेंशन क्या है, वन नाइट स्टैंड, लेकिन सामने वाले को तो आपने पूरा कमिट करवाया ना, क्योंकि आपको वो एनर्जी, आपको वो एक जो लिबरेशन, एक फ्रीडम फील हो रही है, आपको वो फील करना है। और वो फ्रीडम जो है वो फील करने के लिए आप 100% सरेंडर कर रहे हो, राइट। तो जब दो लोग साथ में आएंगे, वो अपना कनेक्ट कैसे बनाएंगे, वो एक फिजिकल जो है एक्सप्रेशन, बिकॉज जब आपके इमोशंस होते हैं, व्हेन दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ एक फिजिकल पार्ट देखते हैं अलग, इमोशनल देखते हैं अलग। लेकिन अगर हम कामा सूत्रा उठा के देखें तो फिजिकल वाज नेवर अ सेपरेट पार्ट ऑफ इट। वो हमेशा इमोशंस के साथ डीपली कनेक्टेड था। लाइक पूरे रिचुअल्स थे हाउ टू गेट इनटू फिजिकल इंटीमेसी। डायरेक्ट फिजिकल इंटीमेसी की कभी बात नहीं करी गई, लेकिन आजकल सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी है। तो ये एक बहुत ही एनर्जी लेवल पे एक कनेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब दो लोग शुरू में साथ में आते हैं, इट मैटर्स टू बिल्ड दैट कनेक्ट। पर जैसे जैसे आप देखेंगे कि रिश्ता पुराना होता जाता है, इंटीमेसी जो है फॉर्म चेंज कर लेती है। वो फिजिकल से ज़्यादा फिर इमोशनल पे आ जाती है, वो इमोशनल से ज़्यादा आपके केयर के ऊपर आ जाती है। सो दिस इज़ जस्ट वन फॉर्म, लेकिन वो हमने उसको इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को दिमाग में बिठा लिया है कि अगर ये नहीं तो भाई कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो ठीक कह रहे हो आप। अच्छा रितिका जी, ये अध्यात्म कैसे हमारी मदद कर सकता है एक रिलेशनशिप को सस्टेन और अच्छा बनाने में? आध्यात्मिक की ओर जाके हम कैसे एक रिश्ता, चाहे वो कोई भी रिश्ता, उसको कैसे एक अच्छा बनाया जा सकता है? रामायण पढ़ी है आपने? जी, महाभारत देखी हर बच्चे ने तो पढ़ी है या सुनी है या देखी है। मुझे तो बहुत हद तक याद भी है। ओके, दैट्स वंडरफुल। मैं अपने घर में हमेशा रामायण और महाभारत के एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, वंडरफुल। एग्जाम्पल तक ही ठीक है महाभारत के। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आप एक बात बताइए, हमारे जितने भी ये ग्रंथ बने हुए हैं, जितने भी हमारे जो ग्रंथ हैं या स्क्रिप्चर्स हैं या होली बुक्स हैं, उसके अंदर किस चीज़ की बात करी गई है? अध्यात्म की? अध्यात्म नहीं। अध्यात्म में क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं मैं बता सकता। कॉन्शियसनेस। हाँ जी, सोल कॉन्शियसनेस। हाँ जी, उसी की बात करी गई है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि रामायण का ही ले लेते हैं, चलिए हम, रामनवमी भी है तो रामायण का ले लेते हैं। जब सीता को रावण उठाकर ले गए, ठीक है, तो अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट होता तो रावण और सीता कहते, राम जी कहते कि अरे यार इतनी दूर ढूंढने जाऊंगा मैं उसको, इतने में तो यहाँ कितनी सारी मेरे पास है, राइट। बट डिड ही डू दैट? नो। क्या वो राजा थे, चाहे वो तपस्वी थे उस टाइम पे, पर वो राजा थे, राजकुमार। क्या उनके पास चॉइसेस कम थी? नहीं। मगर फिर भी वो सीता को ढूंढने गए बिना कोई साधन होते हुए, बिना कोई टेक्नोलॉजी एज सच होते हुए, कि ये भी नहीं पता कौन लेकर गया है, किस डायरेक्शन में लेके गया है, जंगल में पूछूं किससे कि कौन लेकर गया है, राइट। लेकिन कमिटमेंट, सरेंडर, कॉन्शियसनेस, सोल वैल्यू, राइट, उन्होंने उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, राइट। और फिर रास्ते में उनको हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिले, पूरी एक उनकी जैसे पूरी उन्होंने एक सेना तैयार करी सीता को लेने के लिए, ठीक है। इतनी दूर जाना, तो क्या इंडिया से लेके श्रीलंका तक बीच में और कोई चॉइस नहीं थी उनके पास सीता के अलावा? थी ना, ठीक है। रावण इतनी रानियां होते हुए, ठीक है, सीता के पास है, ठीक है, मगर सीता, उसको नहीं पता, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फ़ोन नहीं है कि भाई मुझे कोई मैसेज आ जाए। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कन्वे कैसे करूं कि भाई मुझे कोई उठा के ले गया है और कहाँ लेकर आया है, राइट। तो सीता को भी कोई देखा जाए तो कोई मैसेजिंग करने की टेक्निक नहीं है, बट फेथ कि राम विल कम एंड रेस्क्यू मी, मुझे लेके जाएंगे। रावण ने कितना उनको साम दाम दंड भेद दिखाया कि सीता एक बार मुझे कमिट कर दे, एक बार आ जाए, मैं उसको रानी की, महारानी, पट रानी, क्या क्या बना दूंगा, मंदोदरी को भी उसकी दासी बना दूंगा, राइट। लेकिन क्या उन्होंने किया? उन्होंने रावण की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। सोल कॉन्शियसनेस, कैरेक्टर, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, क्या वो नहीं देख सकती थी रावण को? क्या नहीं कह सकती थी किस चक्कर में पड़े तुम, मुझे इतना डरा रहे हो आके, मैं तो डर गई, चलो,
तिनके से बात करी हमें। तिनके से बात करी और उसमें से भी आग निकल आई। जी। सो द पावर ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, करेक्टर एंड फेथ। तो जब ये हमारे कल्चर में ये एग्जाम्पल्स है इतने हाई लेवल के, राइट, तो क्या ये चीजें वो नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको पता है अगर हम ये चीज करते तो हम अपनी सोल को यहाँ से यहाँ ले आते, सोल को डिप्लीट कर देते हम, और फिर यहाँ से शुरू करते इवोल्यूशन जर्नी अपनी, राइट। महाभारत, द्रौपदी के लिए लड़ाई हुई, अल्टीमेटली क्या हुआ, राइट। तो जब भी आप किसी भी चीज को जो एक यूनिवर्सल लॉ से हटकर है, आप उसके अंदर आप जाएंगे ये सोच के कि अरे मेरे पास तो फ्रीडम है, इनके पास तो फ्रीडम नहीं थी, ये तो डरते थे, राइट। राम भी समाज से डर रहे थे, या उनको अपने माँ बाप को जवाब देना पड़ता कि भाई मैं क्यों सीता को नहीं ढूंढ के ला रहा हूँ, मैं तो किसी और को ले लूँ, कुछ कर लूँ। क्या उनके पास नहीं थी? ऑप्शंस थी ना। मगर फिर भी उन्होंने ये चीज़ करी बिकॉज ही बिलीव्ड इन द कैरेक्टर। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जब आई हैं, और आज आप देखिए आज हम सब भटक रहे हैं ना इन सब से, तो हमने जितनी मर्जी चाहे आजकल की मॉडर्न डेफिनेशंस क्रिएट कर ली हों, बट आर दे ब्रिंगिंग जॉय एंड पीस टू अस? तो यही रोल है अध्यात्म का हमारे लाइफ में, कि वो आपके लिए एक जीपीएस, एक रोड मैप का काम करता है, कि भाई अगर आप एक जो रोड मैप है सोल इवोल्यूशन का, आपका पर्पस है यहाँ पर आने का लाइफ में, राइट, अगर आप उससे भटक रहे हो इन प्लेजर्स के ऊपर, तो आप अपनी जर्नी को ही और लंबा कर रहे हो, राइट। क्यों लोग साधु संत बन गए? मैं ये नहीं करी कि भाई बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, हम गृहस्थ लोग हैं तो हमारे लिए हर चीज़ मैटर करती है, जो भी चीज़ें बनी है हमारे मटेरियलिस्टिक, इट डज मैटर एंड होनी भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर वैल्यू, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल कॉन्शियसनेस। वही आजकल हमें ज़्यादा चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया इतना बड़ा। और मुझे लगता है कि उनके लाइफ को देख के, उनके जिस तरीके से उनका पुरुषार्थ था, या जिस तरीके से उनकी कामनेस थी, या जिस तरीके से वो अपना रिश्ता निभाते थे, या जिस तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते के लिए मतलब एक डेड एंड में जा रहे थे, उनको पता नहीं था, तो उससे हमें ये अपनाना चाहिए। तो जैसे मैं महाभारत का भी एग्जाम्पल दूँ, तो श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने दुर्योधन को कितना समझाया रिश्ता बचाने के लिए, कि अपने भाइयों से मत लड़ो, मत लड़ो, 5 गांव ही दे दो। लास्ट में उन्होंने कहा कि वो चले जाएंगे, लेकिन एक बंदा मानने को ही नहीं तैयार। आप देख लो फिर महाभारत क्यों। सी द पॉइंट इज कि आपने एक हमारे यूनिवर्सल लॉज हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे वेदास है, ऑलरेडी हमने वो एक वेदास जो है हमारे वो लाइफ मैनुअल है, ठीक है, और वो हमारे ही कल्चर ने वर्ल्ड को दिए, और वर्ल्ड ने अडेप्ट करे हैं, फिर उनको ट्रांसलेट किया है, अपने अपने उनसे और रिलीजन्स बनाए हैं, जो भी करा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज वो जो एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या स्टोरीज कह ले, माइथोलॉजी कह ले, जो भी जैसे इसको समझना चाहे, बट द पॉइंट इज कि वो कितना हाई स्टैंडर्ड था, हाई लेवल था। क्या उनका मन नहीं करता होगा कि मैं ये काम कर लूँ या मैं ये चीज़ कर लूँ? एक मैं इस इंसान के साथ, अरे ये एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे, आई कैन हैव दैट प्लेजर ऑल्सो, आई कैन हैव दिस ऑल्सो, आई कैन स्लीप विद हिम ऑल्सो, विद हर ऑल्सो, तो वो कर लूँ। मगर क्या हो रहा है, आप उतना ही तो अपने आप को बांटते जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो हमारा जो संस्कृति जो एक आत्मन की बात करता है, आत्मा की बात करता है, एक जर्नी की बात करता है, तो वो इसीलिए तो है कि आप कितने धब्बे अपने ऊपर लगाते जा रहे हैं, और फिर उन धब्बों को धोने के लिए आप लाइफ टाइम्स में आते जा रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ जाए, कलयुग क्या है? कलयुग यही है कि हम लोग अपने कैरेक्टर से इतना नीचे आते जा रहे हैं, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन का नाम दे रहे हैं, जिसको हम फ्रीडम का नाम दे रहे हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी का नाम दे रहे हैं, और जिसको हम ये कह रहे हैं कि हम वी डू नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स। लेकिन बात घूम के फिर कहाँ आएगी? सही बात है। ठीक है रितिका जी, आगे आपसे एक थोड़ा हट के सवाल है अब मेरा, कि रिश्तों पे तो हमने बात करी, लेकिन क्या सिंगल रहना अच्छा है? रिश्ता ही मत बना बनाओ ही मत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, स्टे सिंगल, अनमैरिड रहो, बात खत्म। बहुत बढ़िया। सिंगल मैं रहो। बहुत डिफिकल्ट पूछता हूँ ना कभी कभी। आज की जनरेशन का तो यही है कि सिंगल रहो, लेकिन
सिंगल देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक रिश्ते में जाना चाहते हो तो क्यों जाओगे कि 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए, ना कि 1 - 1 0 हो जाओ। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को ही खोना पड़ जाए रिश्ते में जाकर, और आपको लगे कि आज तक जो मैंने 24-25 साल तक सीखा लाइफ में अपने पेरेंट्स के घर, मुझे यहाँ आके पता चला कि भाई तुमने तो सही सीखा ही नहीं, अब तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो रही है, राइट? तो इंसान क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो अपने आसपास देख रहा है कि 10, अगर मेरे 10 रिश्तेदार हैं, 10 में से 9 लोग तो सिर्फ यही कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि कैसे करें, हमने तो गलती कर दी भाई, शादी का लड्डू है, खा लिया तो भी पछता रहे हैं, और जिसने नहीं खाया उसके पीछे पड़े हुए हैं कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब करोगे, फिर शादी के बाद गुड न्यूज़ कब दोगे, और जो खाने के बाद यहाँ पे अब हमें ही अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, हर बात पे हमें समझाना पड़ता है कि नहीं मैंने इसको ये बात ऐसे सोच के नहीं बोली, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, हर बंदे को जवाब देना है। कहीं जाना है तो 10 बारी पूछ के जाओ, और फिर जाना भी बहुत सिलेक्टिव हो जाएगा। मंदिर जाना है तो हाँ ठीक है चली जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पे जाना है, क्यों, हमारे यहाँ तो ये नहीं चलता है, यू नो। तो बंदा कहेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ अपनी मतलब एक्सपेंशन करने में, लाइफ में अपने आप को, अपने एक्सपीरियंसेस को एनरिच करने के लिए, या जो मेरे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाने के लिए कि तुमने आज तक लाइफ में किया ही क्या है। पैसे कितने खर्चे, क्यों खर्चे, उस पर भी जवाब देंगे, हर चीज़ पे। तो इसीलिए मैं एक बात बोलती हूँ, और हम ये प्रोग्राम्स भी करते हैं अपने सन डेटिंग वेलनेस पे, कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इवन आपके हस्बैंड के पास कितने पैसे क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी का CEO हो, बिजनेसमैन हो, या वो ऑफिस में क्लर्क हो, बट आपके पास एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करता है आपके लिए डिसीजंस लेने के लिए, आपको एक स्टैंड देने के लिए, चॉइसेस लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रितिका जी, आपने अभी जैसे शादी की बात करी, तो इसी पे मेरा आपसे अगला सवाल है कि शादी करी, रिश्ता बन गया, लेकिन अब तो लिविंग भी एक रिश्ता ही है, रिलेशनशिप है, रहते हस्बैंड वाइफ की तरह, बस शादी नहीं करी, उसका सक्सेस रेशियो क्या है, और लिविंग वाले कितने खुश हैं अपने रिश्ते से? जी, आज रितिका जी कहेंगी विराट ने पकड़ ही लिया मुझे। ओके, लिव इन वाले खुश हैं, ओके ठीक है, 100% खुश है। अब ये तो देखना पड़ेगा, 100% वाले जानते हैं। नहीं, लिव इन वाले देखो, जहां पर भी आपके ह्यूमन इमोशंस कनेक्ट हुए, फिर आप चाहे शादी करो, शादी ना करो, डजेंट रियली मैटर, क्योंकि एक रिश्ता जो है वो नाम से नहीं चलता, किसी लेबल से नहीं चलता। रिश्ता जो चलता है वो आपस के फीलिंग्स और आपस के सरेंडर, कमिटमेंट के ऊपर चलता है। एक कनेक्ट होना चाहिए, एक कनेक्ट होना चाहिए। जी जी। तो जब शादी की बात करते हैं तो वहां पर अब हमें ये होता है कि भैया सिर्फ आपका, जैसे पहले होता था गंधर्व विवाह, तो खाली गंधर्व ही नहीं कि आपस में कर लिया और चल रहे हैं, और बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही तो किसी को पता ही नहीं कि भाई ये रिश्ता भी है इनका, राइट? तो क्योंकि ये सोसाइटी चलती है फादर के नाम से, तो इसीलिए एक लीगल रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है कि, या जैसे बाहर मदर के नाम से चलती है, जैसे भी है, बट हम इंडिया की बात ही करते हैं कि फादर के नाम से चलती है। तो अगर फादर का नाम कहाँ से मिलेगा, वो लीगल कोई रिश्ता होगा तभी मिलेगा। खैर अब तो और भी नॉर्म्स हमारे चेंज हो रहे हैं, रूल्स धीरे धीरे चेंज हो ही रहे हैं, कोर्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो चलो हम उसमें नहीं जाते अभी। तो इसलिए एक रिश्ता ज़रूरी था। लेकिन अब लोगों ने शादी की परिभाषा क्या कर दी है कि शादी में बाकी सारे काम तो हमें करने पड़ते हैं, मगर जिसके लिए शादी करी जाती है, बेसिकली आप देखो शादी क्यों करते हैं, आप शादी करते हैं 2 लोग, और आप पूरे वर्ल्ड को अनाउंस कर रहे हो। इन अ वे व्हाट आर यू अनाउंसिंग कि ये एक दूसरे के सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर्स हैं। अदरवाइज बाकी काम तो क्या, आपके घर में आज से पहले खाना नहीं बन रहा, वो लड़की आके खाना बनाएगी, या लड़की के घर में क्या उसको पैसे नहीं मिल रहे, पेरेंट्स से नहीं मिल रहे, या खुद नहीं कमा रही, लेकिन फिर भी एक ये हमने एक ये बनाया शादी को। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये अब एक दूसरे के लीगल एक्टिव पार्टनर्स हैं। अब वो कितने एक्टिव पार्टनर्स हैं उस पर बात नहीं करते हम, बस ये हमने इनको दे दिया और बैंड बजा बजाया और शादी कर ली और हो गया, यहाँ तक स्टोरी। एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। फिर किसी ने जाके चेक किया नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अब लोगों को लगता है कि ये चीज़ तो मुझे वैसे भी मिल जाएगी,
मुझे इसके लिए शादी करके मुझे इतने ज़्यादा मतलब क्यों अपने आप को फंसाना किसी चीज़ में, लिटरली फंसाना जो आजकल बोलते हैं कि क्यों फंसाना, कि भाई सबकी ही आप सुनो और आप खुद को ही भूल जाओ, अपने ही सपने आप दांव पर लगा दो, अपनी ही आइडेंटिटी आप भूल जाओ, राइट? कि आपके भी कोई एस्पिरेशंस थे लाइफ के, बस आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर में आप ब्रेकफास्ट बन गया तो लंच क्या बनेगा, लंच बन गया तो डिनर क्या बनेगा, या मुझे कोई घर में आ रहा है। आपको मैं एग्जांपल बहुत अच्छी एक बात बताती हूँ। अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था जी। तो उससे काफ़ी सारे लोगों के मुझे डीएम्स आए और उनमें से काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई। तो उनमें से एक ने मुझे बोला कि मैम मैं ना थक चुकी हूँ, मुझे नहीं बनना अच्छी बहू, मुझे नहीं चाहिए अच्छी वाइफ का टैग, मुझे नहीं चाहिए अच्छी भाभी और चाची का मेडल, मुझे खुद की आइडेंटिटी चाहिए। तो वो जो खुद की आइडेंटिटी आप 25 साल के बाद ढूंढ रहे हो, मतलब 25 साल आपको पता ही नहीं चला, एक एक दिन करके तिल 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 करके आपने कब अपनी आइडेंटिटी खो दी। बिल्कुल ठीक। तो आप नहीं चाहते हो। तो शी वॉज लिटरली लाइक कि मुझे नहीं बनना ना, नहीं चाहिए मुझे। बाहर जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ तो बोलते हैं अरे वाह बेस्ट चाची है, बेस्ट ये बेस्ट वो, बेस्ट कपल है। यदि मुझसे पूछो बेस्ट कपल, मेरे हस्बैंड को मैंने कितनी बार पकड़ा है बेस्ट कपल की बात करते। मेरा दिल करता है, बच्चे बोलते हैं ना कि हम तो चाहते हैं कि इनके जैसे हमारी मैरिड लाइफ हो, तो कहती मैं मन ही मन बोलती हूँ कि हे भगवान बच्चों तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ का, जो तुम्हें दिख रहा है वो नहीं है। तो इसी वजह से लोग शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी खोकर तो हम वो बचे ही नहीं ना। बचे ही नहीं। तो जब हम बचे ही नहीं तो रिश्ते में है कौन? सिर्फ एक बॉडी। मैं आपको ना रिश्ते पे एक लास्ट में पॉडकास्ट के एंड में अपने लाइफ से रिलेटेड एक बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, आपसे अगला सवाल पूछते हैं। आजकल ना बहुत वर्ड्स आ गए हैं, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे बाद में पूछूंगा, अभी तो इतने सारे हैं पर मैं लिख के 2-3 ही लाया हूँ वैसे अपने लिए। घोस्टिंग क्या होता है? ओके सिचुएशनशिप क्या होता है? ओके और एक और है ये ब्रेड क्रम्पिंग। ओके मतलब मेरे को तो नाम भी बड़े अजीब से लग रहे हैं सुनने नहीं, में। अभी तो आप विराट जी अगर आप सर्च करेंगे तो इस लिस्ट में भी और बहुत वो नाम लिस्ट आ बहुत चुके थे, हैं। ये थोड़े टॉप पे थे तो मैंने कहा चलो यही पूछ लेते हैं आपसे। अब एक ये भी आया हुआ है कि हम बात नहीं करेंगे, कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ टेक्स्ट करेंगे। हाँ टेक्सटिंग। हाँ टेक्सटिंग वाला भी रिलेशनशिप है हाँ आजकल। मुझे पता है हाँ हाँ तो मैंने सुना बहुत था। हाँ एक साइलेंट डिवोर्स भी है, बहुत कुछ है कि दो पार्टनर्स है, आप रूममेट्स फिलहाल मुझे यही बता। ओके तो ये जो है बेसिकली आपने घोस्टिंग जो है कि आप मतलब किसी की लाइफ से अचानक गायब हो जाते हैं और फिर एक दिन लौट के आते हैं देखने के लिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो अब लौट चले। एग्जैक्टली तो आप इतने दिन तक बिना बोले, बिना कोई किसी को इन्फॉर्म करे कि आज से हमारा रिश्ता खत्म, आप चले जाते हैं। आप उनके जवाब देना बंद कर देते हैं, रिप्लाई करना, फ़ोन उठाना, टेक्स्ट करना, मिलना जुलना, जो और ये ज़्यादातर होता है लॉन्ग डिस्टेंस या वर्चुअल, मतलब ऑनलाइन रिलेशनशिप में होता है ये। करते हैं ऐसे लोग। हाँ तो उसमें आपको कुछ बताना नहीं है, सामने कोई रहता होगा तो तुम्हारे घर ही पहुंच जाएगा, कुछ बहुत फ्रस्ट्रेट होगा तो सही बात है। तो ये तो ऑनलाइन का जमाना है। तो वहां पर ये टर्म है कि आपने ऑनलाइन आना छोड़ दिया, वैसे आप ऑनलाइन हो लेकिन आप उनके जवाब नहीं दे रहे, दैट्स घोस्टिंग। दूसरा आपने क्या पूछा? सिचुएशनशिप। ओके अगेन कमिटमेंट है, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है लेकिन सारे बेनिफिट्स है, तो दैट इज सिचुएशनशिप। फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। एंड थर्ड आपने बोला ब्रेड क्रम्बिंग, यानी कि अगर आप एक ब्रेड को इमेजिन करें अपने सामने और उसका एक क्रम्ब सिर्फ इतना सा दे दें सामने वाले को, सिर्फ खुश रखने के लिए कि हाँ इतनी अटेंशन दे दी, वेयर एज यू डिजर्व दी फुल स्लाइस, आपको वो एक क्रम्ब दे रहा है, राइट? तो सिर्फ इसलिए कि इतनी सी अटेंशन दी है मैंने आपको, अब आप यहीं रहोगे। मतलब पूरी ब्रेड ली, उसको काटा और 10 लोगों को दे दी तो एग्जैक्टली तो आपके हिस्से में तो एक वो क्रम्ब भी आया ना, इतना सही आया कि भाई आपको लगेगा अटेंशन तो मिल गई, मतलब इतनी सी अटेंशन दे दी और जैसे ही लगा कि ये हाथ से ये इंसान ना फिसलने लगा है, फिर एक 2-4 टुकड़े, 2-4 क्रम्स आपके सामने दे दिए कि आपको अब आप ना, जिसे कहते हैं ना खाया जाए ना उगला जाए, वो वाली सिचुएशन है ब्रेड क्रम्बिंग। तो ये आप, पर अगर आप साइकोलॉजिकली समझो इनको, बहुत पेनफुल स्टेट, बहुत पेनफुल स्टेट है ये। घोस्टिंग तो सबसे ज्यादा लगता है मुझे। कोई भी हो, आप देखो, आप मतलब बेसिकली अपने इमोशंस को आप कंपार्टमेंटलाइज करते जा रहे हो कि हम जो है यहाँ तक बैठेंगे और बस हाथ तक पकड़ेंगे,
उसके बाद कुछ नहीं, और हाथ पकड़ते पकड़ते क्या बोल दिया क्या कर दिया डजेंट मैटर। अच्छा, इस स्टेज में ना हम हाथ भी पकड़ेंगे और थोड़ा सा फिजिकल हो जाएंगे, ठीक है ठीक है। पर आप देखो, एक बंदा, जैसे आपने पूछा वन नाइट स्टैंड में, एक बंदा अब इतना कमिटेड है, वो सोचेगा कि चलो मैं इतना कर लेता हूँ, शायद सामने वाला इंसान मेरी अच्छाई या मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस को समझ पाए। तो एक इंसान तो हो जाता है इतना ज़्यादा गिवर कि लिटरली वो विक्टिम माइंड की, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ तो शायद सामने वाला मुझे समझे, मैं ये कर लेता हूँ सामने वाला मुझे इस लायक समझे, यू नो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चरिंग स्टेजेस हैं, जिसको हम आज मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से कहते हैं कि अरे ज़रूरी थोड़ी कि शादी ही करनी है या ज़रूरी थोड़ी यही करना है। पर अगर आप ये नहीं कर रहे तो भी तो आप अपने आप को मेंटली अपनी अपनी कैपेसिटीज़ को डिवाइड करते जा रहे हो, आप उसको डिप्लीट करते जा रहे हो, उसके कैरेक्टर को कितना लो कर रहे हो, और कितनी, जिसे कहते हैं ना कि डार्क साइड्स ऑफ योर मेंटल फैकल्टी, आप उसको दिखा रहे हो, राइट। अच्छी क्यों नहीं दिखा रहे, आप यही क्यों दिखा रहे हो? उसको दिखा के ही आप फील कर रहे हो कि आई एम कूल, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो भाई डार्कनेस क्यों, लाइट क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक बात। वैल्यू क्यों नहीं? तो ये फ़र्क है इन सब में। बाकी ये टर्म्स जितने भी होते जाएं डजेंट मैटर, मतलब यही है, पेनफुल है सारे, पेनफुल है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अपने रिश्ते के बारे में। आपने वो तो सुना ही होगा, नमक स्वाद अनुसार, जी है? ये तो सबने ही सुन रखा जी, हमारे व्यूअर्स ने भी सुन रखा होगा। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ है, पता नहीं सबने सुनी है नहीं, अकड़ औकात अनुसार, ये भी सुना है आपने? जी। तो नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, और मेरी जिंदगी में विराट से रिश्ता मतलब अनुसार। अच्छा। जिसका जितना मतलब निकलता गया वो नमस्ते करके चलता गया, ठीक है। वो बाद में लौट के जरूर आता है, विराट भाई या विराट ये हो गया या विराट जी ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। बट मेरे साथ ये इतिहास रहा है कि विराट से रिश्ता मतलब अनुसार, इसलिए ये तीनों मेरे साथ मैच करते हैं, नमक, अकड़ और विराट। ओके, तो एक बात बताओ विराट, आपने बहुत अच्छी बात बताई है ये। मुझे बताओ कि हाउ डू यू फील एज अ पर्सन? रिश्ते में नहीं, मतलब ओवरऑल, कि चाहे लोगों ने जैसे कहा कि मतलब अनुसार आपके साथ रिश्ता रखा, मतलब अनुसार, बट हाउ डू यू फील? मैं तो यही कहूँगा कि इन रिश्तों ने मुझे चट्टान बना दिया। जैसे आप पर्वत नहीं हिला सकते, आप विराट नहीं हिला सकते। नाम ही विराट सवाल है, ही नहीं विराट उठता। का मतलब ही वही आप है। सवाल ही नहीं उठता। कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है और मेरी जिंदगी में एक ही पर्सन ऐसा है, और वो जानता है कि कुछ भी हो जाए उसने मेरा हमेशा साथ दिया, एनी सिचुएशन में साथ दिया है। मैं उसका नाम रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मुझे करना नहीं है, कि एक ही तो रिश्ता है जो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई मुसीबत हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी हुआ, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा है, ये मुझे पता है। उसके अलावा कोई खड़ा है नहीं खड़ा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं पूरी वो चट्टान बन चुका हूँ जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है। ओके, एक बात बताओ मुझे विराट, ये हम उल्टा कर रहे हैं क्या पॉडकास्ट अब? नहीं, आपकी बात का ही जवाब दे। जी जी। हाथ ऐसा करा हुआ अच्छा लगता है या हाथ ऐसा करा हुआ अच्छा लगता है? मेरे पिताजी मुझे सिखा गए थे कि विराट, जिस दिन हाथ ऐसे करने पड़ जाए ना, उस दिन समझना जिंदगी खत्म है। तो मैंने हमेशा हाथ ऐसे ही रखा है, चाहे इसमें 1 रुपए है, चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 50 लाख है, चाहे हाथ से फूल ही गिर रहे हैं, मैं कभी हाथ ऐसे करता ही नहीं। बहुत खूबसूरत, वो मुझे सिखा गए थे ये बात। बहुत खूबसूरत। तो आपने अभी जो बोला ना कि रिश्ता जो है लोगों का मतलब अनुसार, पर आप ये देखो आपका हाथ उनमें ऐसा ही रहा। तरह। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ सोल, ये जो स्माइल, जो चेहरे पे जो एक चमक आती है, वो तभी आती है जब आपका हाथ ऐसा होता है। ये आप किसी मेकअप से नहीं ला सकते, ये कहीं से नहीं ला सकते। तो इसीलिए अगर आप किसी को दे रहे हो, वो लौट के आया ना, आपने बोला, 100%। क्योंकि जब उसको लगा कि यार मुझे कुछ जेन्युइन, कुछ असली इंसान के पास जाना है, तो मुझे इसका मतलब विराट के पास जाना है। कई बार लोग बोलते हैं कि विराट बहुत खरा खरा बोलता है, मुंह पे बोल देता है, बहुत मुंह फट है, लेकिन उनके साथ वाले बोलते हैं गलत कुछ बोला तो बताओ। ठीक है, अब उसका नेचर है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कभी भी उसने गलत नहीं बोला। ठीक है, मुंह फट, अब ठीक है, हर बंदे का नेचर होता है, कोई डिप्लोमेटिकली बात बोलता है, कोई नहीं बोलता है,
बट हर बंदे का नेचर होता है। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं कितनों की हेल्प कर सकूँ या कितनों से रिश्ता बना सकूँ, और मेरे लिए रिश्ते का एक ही मायने है, अगर बनाया है तो मरते दम तक निभाओ, वरना छोड़ दो, वरना बनाओ मत। नहीं हो सकता जी भैया, होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं तो मरते दम तक उसको निभाओ, फिर वो दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है, दिल्ली है, नहीं है, बाहर है, इंडिया है, फॉरेन है, कुछ भी है, जी, फिर निभाओ उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस दिन हमने रिश्तों से ट्रांजैक्शन को हटा दिया जी उस दिन वो रिश्ते को आपको ये टर्म्स बनाने की जरूरत ही नहीं जी, पड़ेगी, ब्रेड क्रम्बिंग, क्रम्पिंग सिचुएशनशिप, सही बात घोस्टिंग, है ये वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जी क्योंकि ये तो आपने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाई है ना टर्म्स, जी इसलिए तो बनाई है जी जी कि भाई कमिट भी नहीं करना, लेकिन मुझे चीजें भी सारी चाहिए सामने वाले से, मुझे केयर भी चाहिए, तो उसकी भी तो केयर उतनी होगी ना, उतनी 100% सोने की तरह खरी नहीं होगी ना, जी वो भी उतनी है जितनी आप उसको दे रहे हो, जी राइट। तो ये जिस दिन आपके रिश्तों में ट्रांजैक्शन रहेगी तो ऐसे और लिस्ट में नाम टर्म्स जुड़ती जाएंगी, राइट। और जिस दिन वो ट्रांजैक्शन खत्म होगी, जैसे कहते हैं ना गोइंग बैक टू द रूट्स, जी जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं जो हूँ, मैं ये हूँ 100% और ये मैं सामने वाले को दे सकता हूँ, जी उससे मुझे क्या मिलेगा वो मुझे नहीं चाहिए, जी मैं क्या दे रहा हूँ बिना एक्सपेक्टेशन के, वो जिस दिन हम वापस जिस स्टेट में चले गए तो ऑटोमेटिकली हमारे ये सारी चीज़ें जो है फिर से जैसे कहते हैं ना राम राज्य या सतयुग या उस तरह का बन जाएगा, बिकॉज इमोशनल क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी हुई। रितिका जी, बस आखिरी चीज़ आपसे मुझे पूछनी है, और ज़्यादा तो पूछनी नहीं है क्योंकि अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम रह गया है, या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, मतलब हम वो एक्स्ट्रा टाइम पे चल रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे हेल्दी टिप्स एक दो बता दीजिए जिससे कि रिलेशनशिप हम स्ट्रांग रख सकें, और जो रिलेशनशिप इतने बिखर रहे हैं आजकल उनमें एक नई जान या एक नई ऊर्जा या नई एनर्जी आ सके, प्लीज़। ओके, आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, ऊर्जा और एनर्जी। किसी जी भी रिश्ते को, मतलब एक सक्सेसफुल रिश्ते के अंदर आप देखोगे जो पार्टनर्स होंगे उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, जी बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी हो गई। तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी पे ही काम करिए, जी सामने वाले पे तो बाद में काम करो, पहले सामने वाले से फोकस हटा के अपने ऊपर। अपने ऊपर का मतलब ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, जी नॉट इन दैट वे, बट मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बनाऊं, मैं सामने वाले के लिए और अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ें जिस दिन आपने सोचनी शुरू कर दी, राइट। हो सकता है सामने वाला 10 बार नोटिस ना करे, 20 बार ना करे, 30 बार ना करे, एक बार तो वो करेगा नोटिस, राइट। मगर आप ये उसके लिए नहीं कर रहे। अभी हमने एक बात करी थी सोल कॉन्शियसनेस की, जी सोल पर्पस की या सोल इवोल्यूशन की, जी तो आप ये अपने लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे। खुशी आपको मिलेगी, सामने वाले को नहीं मिलेगी, जी क्योंकि आपका हाथ ऐसे है, आपका हाथ ऐसे नहीं कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे वो चाहिए, वहाँ पे नहीं है। जी अटेंशन से फोकस हट के मैं क्या दे सकती हूँ, ठीक बात तो आप उसके लिए मेडिटेशन करिए। आजकल मुझे लगता है हर किसी को मेडिटेशन, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 मिनट तो मेडिटेशन कर ही सकते हैं। और मेडिटेशन के अलावा अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं वो नहीं कर सकता, तो कुछ मत करिए, बैठ जाइए, बैठ के सिर्फ 5 मिनट 5 लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। दिन में 2-4 बार, जब भी आपको याद आए, मे बी आप अपने फ़ोन पे अलार्म सेट कर दीजिए, एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए कि मेरे को बैठ के 5 लंबी गहरी सांस लेनी है। सो व्हाट इज़ दैट डूइंग? दैट इज़ calming your mind, disconnecting you from the chaos around and calming your mind, calming your nervous system, and आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करेगा। क्योंकि जितना आप अपने आप को एनर्जी वाइज डिप्लीट करते जाएंगे, नीचे गिराते जाएंगे, उतना आप अपनी इम्यूनिटी को वीक करते जाएंगे, और जितना इम्यूनिटी को वीक करेंगे उतना आप बीमार होते जाएंगे। ठीक बात तो अल्टीमेटली ले दे के वो रिश्तों में जो है वो बात आप ही के ऊपर आएगी, क्योंकि सामने वाला तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है आपकी, सही बात आपके उस इशू की जो आपको एड्रेस करनी है, खुद के, मैंने कहा ना वो डार्क कॉर्नर्स को जहाँ पर आपने लाइट करना है, जी लाइट जलानी है, तो सामने वाला आपको वही दिखा रहा है। तो बस आपने ये रखना है कि मैं लाइट जलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ना कि अंधेरे को और अंधेरा करने आया हूँ, ठीक बात बल्कि सामने वाले का भी अंधेरा दूर करना है अपनी लाइट से। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे और इस तरह से हम रिश्तों को देखना शुरू कर देंगे, हमारे रिश्तों की जो खूबसूरती है वो इतनी बढ़ जाएगी कि हमें लगेगा कि वाह क्या बात है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बस एक इंटीमेट रिलेशन में,
पूरे आसपास जो भी आपके रिश्ते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पे, सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। फिर हम फिर से व्हाट्सएप छोड़ के सामने वाले के पास खुद से जाएंगे पूछने बात के करने। लिए। फ़ोन पे टेक्स्ट नहीं करेंगे कि चाय पीनी है बनाऊं, खुद से पूछेंगे, या चाय बनाकर ही पहुंच जाएंगे कि चलो साथ बैठ कर पीते हैं। मैं तो अपने घर में खुद ही बना देता हूँ और बोलता हूँ पी लो। वाओ, दैट्स वंडरफुल। लेकिन फिर भी अगर किसी की मुझे लग रहा है लाइट नहीं जल रही रिश्ते की, तो मैं कहूँगा कि आपसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि आप बहुत हेल्प करते हैं लोगों की रिश्ते को सुधारने में। तो स्टिल मैं कहूँगा अगर स्टिल कोई अंधकार में है या उसको अभी भी थोड़ा उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करें, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मैं आपको एक बात बताती हूँ विराट जी, सन डेटिंग जो है, ये नाम लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि आपने ये सन डेटिंग क्यों रखा, इसका मतलब क्या, हमने कभी जी। सुना भी नहीं है। तो सन डेटिंग का मतलब ये है कि सन और डेट मतलब डेट करना। जी। तो ये चलो फिर हम कभी बात करेंगे इसके बारे में। ये एक रिचुअल है जो मेरे खुद के ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से आया और रिश्तों को आई थिंक बहुत अच्छे से सिंबलाइज भी करता है। तो आई थिंक दोज हु आर लुकिंग फॉर द लाइट, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट एंड आई कैन टीच देम दिस सन डेटिंग रिचुअल। एंड अगर उनकी लाइट नहीं जली है तो बहुत जल्दी जल जाएगी, और वो खुद भी अपने लिए भी लाइफ में एक प्रकाश कर सकेंगे, और औरों की लाइफ में भी वो कैंडल का काम या सन का काम कर सकेंगे कि उनकी भी लाइफ को रोशनी दे सकेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में प्रकाश आएगा। और आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया, आप हमारे शो पे आए और हमसे रिश्तों में चर्चा करी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं इस रिश्तों पे आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारी कुछ भी शो की टीम है, उन्होंने मुझे पुश किया कि हमें एक पॉडकास्ट रिश्तों पे करना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे यही कह रहा था कि किसी पे भी करा लो, रिश्तों पे मत करो। मत कराओ भाई। लेकिन वो कह रहे सर नहीं, करना ही करना है। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ओके। तो जब बात हुई इस पे कि रिश्तों पे करना है, तो उन्होंने कहा अभी 9 और है। मैंने कहा अब नहीं करूँगा, एक कर लेता हूँ। क्योंकि जो रिश्तों में ज़्यादा चोट खाया होता है उसको बात करने में भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने बारे में या रिश्तों के बारे में बात करने में थोड़ा सा भावुक ज़रूर होता हूँ। बट आप शो में आए और आपने रिश्तों को लेके इतनी क्लैरिटी से बताया, इतने अच्छे से समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको रिश्ते सुधारने के लिए आपकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करेंगे और उनके रिश्ते सुधरेंगे। थैंक यू सो मच रितिका जी, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कुछ भी शो। और अगर हमारे इस पॉडकास्ट से आपको कोई भी वैल्यू ऐड मिली है या आपको हमारा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा द कुछ भी शो।